दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें हम पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र तथा मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। सबसे पहले पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है। पहला है कि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। दूसरा कथन है कि पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तीसरा है कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती हैं और भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है असत्य यानी गलत कथन कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका गलत कथन है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वशी अम्ल और अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बड़े और जटिल अणुओं के रूप में होता है और जिसको विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वशी अम्ल और अमीनो अम्ल के छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो पाचन और पाचन तंत्र से संबंधित जो ये कथन दिए गए हैं, इसमें एक कथन आपका गलत है, बाकी 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइम एवं उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है। देखिए टाइलिन ये जो है लार ग्रंथियां सही सुमेलित है, पेप्सिन आमाशय सही सुमेलित है, माल्टेज बड़ी आंत सही सुमेलित है और ट्रिप्सिनोजेन पित्ताशय ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन नामक एंजाइम जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, पित्ताशय से नहीं। दोस्तों एंजाइम जो होते हैं ये वास्तव में प्रोटीन होते हैं जो कि बायोकैटलिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर की गति को बढ़ा देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, टाइलिन उत्प्रेरक या टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों में उपस्थित होता है, पेप्सिन आमाशय में, माल्टेज बड़ी आंत में, जबकि ट्रिप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में उपस्थित होता है, पित्ताशय में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज या डाइस्टेज। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जाइमेज एंजाइम। दोस्तों जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज यानी शर्करा के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। आप फार्मूला या रासायनिक सूत्र इस हिसाब से देख सकते हैं, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथेनॉल यानी 2C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, आपको बताना है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। दोस्तों गैस्ट्रिन जो है ये पाचन एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन है और ये आमाशय और ग्रहणी से स्रावित होता है। और जो विकल्प दिए गए हैं जैसे ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से स्रावित होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज ये लार ग्रंथि और अग्नाशय से स्रावित होता है और मंड यानी स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लाइपेज एंजाइम ये अग्नाशय से स्रावित होता है और खाद्य वसाओं यानी लिपिड्स को वसी अम्लों और मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं बल्कि पाचक हार्मोन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यानी ग्लैंड कौन सी है। ऑप्शन है आपके अग्नाशय, आमाशय, थायराइड या यकृत।
तो उत्तर हो जाएगा आपका यकृत। दोस्तों यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और आकार लगभग 16 सेंटीमीटर होता है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है और यकृत दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? ऑप्शन है यकृत, यामाशय, पित्ताशय या अग्नाशय। तो सही उत्तर है पित्ताशय में। दोस्तों पित्त रस यानी बाइल जूस पीले हरे अथवा पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संचय पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थ और उनके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। देखिए यहाँ पर पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट, दोस्तों पेप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट ये सही सुमेलित नहीं है। कैरोटीन विटामिन सही है, कैरेटिन प्रोटीन सही है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही है। दोस्तों पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम है जो कि आमाशय में निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्लों में तोड़कर उसका पाचन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि एक एंजाइम है जो आमाशय में निर्मित होता है, जबकि कैरोटीन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान सा प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो आप जानते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये अग्नाशय में उपस्थित होते हैं, जिनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इनमें अल्फा बीटा और गामा डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और एमाइलिन का स्राव करती हैं और इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग कहा जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों मानव शरीर में जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक व्याधि होती है। अगला प्रश्न है मीठे स्वाद का अनुभव करने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य के जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं? ऑप्शन है अग्रभाग पर, पार्श्व यानी किनारे की ओर, पश्च भाग पर या मध्य भाग में। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य के अग्रभाग पर उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पार्श्व भाग पर नमकीन और खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों मीठे का अनुभव मनुष्य के जीभ के अग्रभाग पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन क्या है? देखिए यहाँ पर ये शरीर में निर्मित हानिकारक और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं, सही है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, ये सही नहीं है। और उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें आपका असत्य कथन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य नाइट्रोजन का उत्पादन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। दोस्तों मनुष्य जो है यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जन करने वाले जंतुओं में पक्षी, सरीसृप और कीट हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य जो है अमोनिया का जो है नाइट्रोजन का उत्पादन उस यूरिया के रूप में करते हैं। देखिए अगर जो हम इसकी व्याख्या देखें तो मनुष्य सहित सभी स्तनधारी, अधिकांश उभयचर, मेढक और कछुए नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। और अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु जैसे मछली, केकड़ा, प्रोटोजोआ को अमोनोटेलिक और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को, जिनमें कि पक्षी, सरीसृप, कीट आदि आते हैं, इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिक स्मरी यानी पथरी
किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो सही उत्तर है ब्रिक की पथरी दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसका फार्मूला CaC2CO4 होता है, इसके क्रिस्टलों का एकत्रीकरण होता है जिसमें मूत्र के निष्कासन में रुकावट आती है। तो याद रखिएगा ब्रिक स्मरी यानी पथरी ये कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक रासायनिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य या वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है लगभग 1.5 लीटर, लगभग 3 लीटर, लगभग 4 लीटर या लगभग 6 लीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 1.5 लीटर। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का पीला पारदर्शी गंध युक्त तथा अम्लीय जलीय द्रव है। इसका पीएच मान 6 होता है और मूत्र में लगभग 95% जल, 2% यूरिया, प्रोटीन, वसा, शर्करा और अन्य कोलाइड, यूरिक अम्ल, कैल्शियम आदि उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया को हिंदी में अपोहन कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं और ये रक्त में उपस्थित फास्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग करता है और रक्त के परासरणी दाब को नियमित करता है। जब कभी वृक्क रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता तो कृत्रिम अपोहक का प्रयोग किया जाता है जिसको आर्टिफिशियल डायलाइजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहा जाता है एल्कोहल का निराविशन, इसके लिए मनुष्य का यकृत यानी लीवर जिम्मेदार होता है और यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य निराविशन करना है। दोस्तों यकृत जो होता है रक्त में उपस्थित अमोनिया, उपापचयी अपशिष्ट, औषधि, एल्कोहल और रसायनों को अलग कर देता है ताकि वे शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जा सकें। तो याद रखिएगा एल्कोहल के निराविशन के लिए यकृत उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, अंग तथा उससे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह क्या है? देखिए पहला है वृक्क, यूरिया और जल का उत्सर्जन सही है। फेफड़े, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन सही है। यकृत, सीवम और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन ये सही नहीं है और श्वेत ग्रंथियां, लवण और लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन ये सही है। दोस्तों शरीर के उत्सर्जन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यकृत कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है। ये पदार्थ पित्त और आंतों से होते हुए मल के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, ल्यूवेनहॉक या गैब्रियल एंड्रल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। देखिए मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों गैब्रियल एंड्रल और विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कणिकाओं की खोज की थी और कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन कौन सा है? देखिए ये है आपका बताया गया है कि यह पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र है,
ये आपका सही नहीं है यानी असत्य है। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है, सही है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है, सही है। और ये पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और हार्मोन का परिवहन करता है, सही है। दोस्तों देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित और बंद परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि मानव शरीर में रक्त जो है बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन ए आपका असत्य है। इसके अलावा जो तीनों कथन हैं वो सही हैं। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये मुख्यतः तिलचट्टा, मकड़ी, झींगा आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का शरीर जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो हृदय स्पंदन गति होती है वो 72 प्रति मिनट होती है। हृदय एक पेशीय शंक्वाकार संरचना है जो परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग सिस्टम है। एक संकुचन यानी सिस्टोल और एक अनुशीतलन यानी डायस्टोल को संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है, और हृदय 2 धड़कनों के बीच के समय में आराम भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त जो है 5 से 6 लीटर होता है, और जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। और दोस्तों रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा, लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या प्लाज्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। दोस्तों मानव रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा, 45% भाग रक्त कणिकाओं का होता है, और प्लाज्मा जो है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें 90% जल, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव रक्त के संगठन में प्लाज्मा सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये 55% भाग लगभग रक्त में प्लाज्मा का होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग मिलाता है या बनाता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, और लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या मल्टीमीटर। आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों ब्लड प्रेशर यानी बीपी को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120/80 mmHg होता है। यहाँ mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर पारा, और मानव का रक्तदाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट? ऑप्शन है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या ओ रक्त समूह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता ए बी रक्त समूह होता है, और सार्वत्रिक जो दाता होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूहों की खोज की, ए बी और ओ। इनमें रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होते हैं, और रक्त समूह ओ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप जानते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं और कवकों का ये भक्षण करती हैं।
यदि शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त WBC का उत्पादन बढ़ जाता है तो ये स्थिति ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहलाती है। और RBCs यानी लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और अधिकांश श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय से शरीर के अंदर भागों तक रुधिर पहुंचाने वाली जो वाहिनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो शरीर के हृदय से बाहर जो रक्त पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं या वाहिनियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपसे ये कि ये दोस्तों धमनियाँ जो होती हैं ये हृदय से शरीर के अन्य भागों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाती हैं। फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त को हृदय से धमनियों तक पहुंचाने का कार्य दोस्तों धमनियों द्वारा किया जाता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचाने जाने का कार्य किया जाता है। और दोस्तों पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एंटीजन यानी प्रतिजन कौन सा पदार्थ होता है। तो दोस्तों एंटीजन या प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। देखिए दोस्तों एंटीजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन होते हैं लेकिन ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट अथवा न्यूक्लियक अम्ल भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और ये वाई आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह AB में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन होते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों AB रक्त समूह में जो है कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, जबकि A और B प्रतिजन पाए जाते हैं। इसलिए रक्त समूह AB वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। और इसके विपरीत जो रक्त समूह O होता है इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है लेकिन AB प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए ये सार्वत्रिक दाता होता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। माता पिता के रुधिर वर्गों के आधार पर संतानों के रुधिर वर्ग की संभावना क्या हो सकती है। देखिए माता पिता के रुधिर वर्ग में दोस्तों अगर जो ओ माता ओ पिता का भी ब्लड ग्रुप हो तो सर्वाधिक संभावना संतानों में O ब्लड ग्रुप की है। और असंभावना या असंभव ब्लड ग्रुप AB और AB होता है। माता पिता के रुधिर वर्ग O और A हों या A और A हों तो सर्वाधिक संभव ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप ये संभावित हैं, जबकि B और AB की संभावना नहीं होती है। माता पिता के ब्लड ग्रुप OB और BB हों तो बच्चों में इसकी संभावना O ब्लड ग्रुप और B ग्रुप की अधिक होती है। और इनमें असंभव ब्लड ग्रुप जो होते हैं A और AB होते हैं। दोस्तों यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप A और B हों तो बच्चों में सभी जो ब्लड ग्रुप हैं वो संभव हैं, O, A, B और AB, और असंभव कोई नहीं। और माता और पिता के ब्लड ग्रुप O और AB हैं तो बच्चों में A और B ब्लड ग्रुप के होने की संभावना सर्वाधिक होती है, जबकि O और AB ब्लड ग्रुप संभावित नहीं हैं। और देखिए माता पिता के ब्लड ग्रुप A और AB, B और AB और AB रहें तो बच्चों में A, B और AB ब्लड ग्रुप की संभावना अधिक होती है और O ब्लड ग्रुप असंभव होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हमने जीव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के पाचन और उत्सर्जन तंत्र तथा मानव में परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में हमने देखा, जो कि आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।